हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका फिर से महाकाल नॉलेज जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग अपनी जो डीएनए की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही भयानक टॉपिक लेकर के तैयारी चालू की थी जिसका नाम डीएनए है, जिसके बारे में जो पूरी कहानी है, पृष्ठभूमि क्या होता है, कैसे काम करता है और किन किन चीजों के लिए उत्तरदायी होता है, ये सारी चीजें अपन पिछली वीडियो में देख चुके थे। आज की वीडियो में हमें मुख्यतः डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नवीन सिंह रहा, आप देख रहे हैं महाकाल नॉलेज जोन यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सब थोड़ा सा रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएनए के बारे में जान लिया था कि डीएनए एक जादुई कण है। इसको फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था, न्यूक्लियस में खोजा था, इसलिए इसका नाम जो है वो न्यूक्लियन रखा था। और इसके बारे में जो सर्वमान्य मॉडल है वो वाटसन क्रिक ने दिया था। इन दोनों डेटों के बीच का समय लगभग 100 साल का था। तो ये इतना भयानक मॉलिक्यूल था कि इसको समझने में ही हमको करीबन 100 साल का समय लग गया था। इसके बाद में हमने देखा था कि भाई हमारे शरीर की प्रत्येक स्थान का जो डीएनए है वो सेम होता है। किस तरीके से सेम होता है ये सारी चीजें भी मैंने आपको पिछली कक्षा में समझा दी थी। अगर आपको ये सब चीज नहीं लग रही है तो कृपया करके पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आज की कक्षा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो देख लो जाके। फिर हमने ये भी देखा था कि डीएनए जो है हमारे शरीर में कौन सी चीज होने वाली है, कौन सी चीज नहीं होने वाली है, इस सारी चीजों के लिए यह उत्तरदायी होता है। इसलिए डीएनए को हम शरीर की आत्मा भी कहते हैं। और साथ ही साथ में हमारा बॉडी कैसे परफॉर्म करने वाली, ये सारी चीजें की जानकारी जो है वो डीएनए के पास में है। इसलिए हम लोग डीएनए को बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और फिर हमने जाना था कि स्ट्रक्चर, यहां से हमने यहां तक की चीजें देख ली थी कि डीएनए की संरचना जो है वो कैसी होती है। तो डीएनए का पूरा नाम था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है वो बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। और डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। तो बहुलक क्या होता है ये भी पिछली वीडियो में था। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो ये बनाने का हम तरीका देख रहे थे। यहां तक की कहानी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, यहां से हमने छोड़ा था। तो आज की वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। यहां से शुरू करके हम पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे। आज की कक्षा में हम जो है डीएनए में न्यूक्लियोसाइड तक बनाना सीखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो अच्छे से अपने दिमाग को ओपन करके भोलेनाथ का नाम लेकर के तैयार हो जाइए। आज की कक्षा आपको वैसे भी समझ में आती ही है और वैसे भी समझ में आने ही वाली है। तो चलिए अब मुख्य पार्ट पे आते हैं। चलिए, तो हम आपको आज बनाना सिखाते हैं कि आप अपने घर में एक बेहतरीन बड़ा ही स्वादिष्ट न्यूक्लियोटाइड कैसे तैयार कर सकते हैं। नवीन सर की रेसिपीज का उपयोग कीजिए और बेहतरीन न्यूक्लियोटाइड बनाइए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या लगेगा, तो हम करने क्या वाले हैं भैया, हम करने वाले हैं हाउ टू मेक अ न्यूक्लियोटाइड एट होम, कि आप घर में, है ना, कैसे बना सकते हो बाबू, न्यूक्लियोटाइड को कैसे बनाएंगे। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज चाहिए ना, आपको किचन में जाकर के क्या देखना है, आपको देखना है नाइट्रोजन क्षार, इंग्लिश में इसको कहेंगे नाइट्रोजनस बेस। आपको ये लगेगा सर ये क्या होता है। सबसे पहले बात तो यही पर आती कि देखो, ये जो नाइट्रोजन क्षार है ना बच्चे, ये ना एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं पता होता। तो देखो यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तो मस्ट है, इनको होना ही चाहिए। इनके अलावा कोई और चीज होगी चल जाएगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होते ही होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
अब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है ना, और साथ ही साथ में इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब इनकी संरचना बिल्कुल ऐसे पैक होती है, ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन ऐसे करके पैक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके की चीजों को ही क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन क्षार। क्षार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है बेटा, वह कैसी होती है, बेसिक होती है। बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति होने के कारण इनको नाइट्रोजन क्षार कहा जाता है। तो ठीक है बच्चे, अब बात आगे की बढ़ते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो है ना बेटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है प्यूरीन, ठीक है, और एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है क्या, पिरिमिडीन। ये दोनों मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजन क्षार कैसे स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो प्यूरीन में भी रिंग्स पाई जाती हैं। प्यूरीन में कार्बन की 2 रिंग पाई जाती, एक 5 कार्बन की, एक 6 कार्बन की, है ना। और पिरिमिडीन में एक ही रिंग पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्यूरीन का नाम छोटा, देखो एक ट्रिक बन सकती है, प्यूरीन का नाम छोटा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, पिरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर छोटा है। तो प्यूरीन में कितनी रिंग पाई जाती है भैया, 2 रिंग पाई जाती है प्यूरीन में, जबकि पिरिमिडीन में कितनी रिंग पाई जाती है, एक ही रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। प्यूरीन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एडेनिन, इसको दर्शाते हैं ए से, एक होता है ग्वानिन, इसको दर्शाया जाता है काय से, जी से। फिर पिरिमिडीन्स जो है ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है थायमिन, इसको दर्शाया जाता है काय से, टी से। एक होता है साइटोसिन, इसको दर्शाया जाता है सी से। और एक होता है यूरेसिल, इसको दर्शाया जाता है काय से, यू से। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी कि बेटा ये जो थायमिन है ना, ये केवल पाया जाता है काय में, डीएनए में, ये आरएनए में नहीं होता। और यूरेसिल केवल पाया जाता है काय में, आरएनए में, ये डीएनए में नहीं होता। कहने का मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, नोट पॉइंट, अभी आपको ये और समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप इतना चीज ध्यान रख लें कि डीएनए के अंदर जो है ना, वो कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ए टी जी सी होते हैं। मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं काय में, डीएनए में, जबकि आरएनए में, आरएनए में जो है ना, वो थायमिन की जगह कौन आ जाता है, यूरासिल। मतलब इसमें कैसा क्रम होता है, AUGC, ठीक है, ये आरएनए में होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। तो ये कहानी रही किसके बारे में, नाइट्रोजन क्षार के बारे में, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पाई जाती हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन की जो स्ट्रक्चर है वो 2 रिंग वाला होता है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर जो है वो 1 रिंग वाला होता है। प्यूरीन में 2 चीजें आती हैं, एडेनिन ए और ग्वानिन जी, जबकि पिरिमिडीन में 3 चीजें आती हैं, थायमिन टी, साइटोसिन सी और यूरेसिल यू, जिसमें से जो थायमिन है वह केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं, और यूरेसिल जो है आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको पहला इंग्रेडिएंट चाहिए क्या, घर में न्यूक्लियोटाइड बनाने का। वैसे एक बात ध्यान रख लेना, मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हूं इस बात को लेकर के कि आप घर में न्यूक्लियोटाइड बनाएं, क्योंकि भैया घर में न्यूक्लियोटाइड नहीं बन सकता है ना कोई। इसके बाद में नाइट्रोजन क्षार के बाद में हमें क्या चाहिए, हमें जो अगली चीज चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए वो है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का मतलब है पेंटोज शुगर चाहिए। तो भाई पेंटोज शुगर चाहिए। पेंटोज शुगर होती क्या है, ऐसी शुगर, ठीक है, ऐसी शुगर जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं, उस शुगर को क्या कहा जाता है, पेंटोज शुगर कहा जाता है। लेकिन सर हमें ये बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज क्या है, तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए पेंटोज शुगर क्या है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझते हैं अपन लोग कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट ना एक प्रकार के ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, जहां पर कार्बन का और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 होता है। मतलब 1:2:1 में होते हैं। ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ना
इनका सबसे मुख्य काम हमारे शरीर में क्या देना है, ऊर्जा देना है। मतलब ये जो है हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देखो, और इनको जो है ना, इनको मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, कहने का मतलब इन्हें मनुष्य शरीर का मुख्य ऊर्जा का साधन माना जाता है। तो लेकिन एक फन फैक्ट ये है बेटा कि हमारे शरीर में जो फैट पाई जाती है, फैट का मतलब है वसा या चर्बी, है ना, या हम इसको नॉर्मली तेल मान लें। हमारे शरीर में जो फैट है, तेल है, ये जो है ना, इसके विघटन से, मतलब इससे हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी देती है। कौन? वसा। लेकिन फिर कार्बोहाइड्रेट को ही जो है वो एनर्जी का सोर्स क्यों माना जाता है हमारे शरीर के? तो आप एक एग्जांपल से इस बात को समझना। जैसे कि मैंने आपको सिंपली कहा कि आप एक फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं और आपको जो है बहुत दौड़ धूप के कारण आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया और आप जो है वो चक्कर खा करके गिर गए। तो आपको वहां पर उस टाइम पे, क्योंकि आपके शरीर से बहुत सारी एनर्जी चले गई, तो उस टाइम पे आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है। तो आपके जो कोच हैं या आपके जो साथी खिलाड़ी हैं वो आपको क्या देंगे? आपको क्या बिल्कुल एक मक्खन में, तेल के घी में तली हुई एकदम पूरी ला करके आपको देंगे, पूरी खा लो करके, या फिर आपको उस टाइम पे ग्लूकोज देंगे? तो आपका सिंपली जवाब क्या होगा कि सर ऑफ कोर्स सी बात है कि वो लोग हमको क्या देंगे? ग्लूकोज देंगे, है ना, ग्लूकोज ही देंगे। अब जरा ग्लूकोज का सूत्र बताना। तो ग्लूकोज का सूत्र सबको पता होता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है। अब अगर आप कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो इनका क्या निकल जाएगा? 6:6, 6 दूनी 12, 6:6 मतलब 1:2:1 निकल जाएगा। काय से बना है ग्लूकोज? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से बना है। और इनका रेशियो कितना है? 1:2:1 है। इसका मतलब ग्लूकोज क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हुआ क्या नहीं हुआ? और ग्लूकोज ने क्या दिया हमारे शरीर में? ग्लूकोज का काम क्या था? आपको ग्लूकोज देने के बाद में अच्छा फील होने लगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ने आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी पैदा करी। क्या पैदा करी? इंस्टेंट एनर्जी। और इसी कारण से हमने घी के बजाय किसको लिया? ग्लूकोज को लिया। इसका सिंपल कारण यह है कि कार्बोहाइड्रेट को ही क्यों माना जाता है, तो अब आप समझेंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या पैदा कर सकता है? इंस्टेंट एनर्जी पैदा कर सकता है। जबकि जो वसा है, तेल है, फैट है, इसको टूटने में अधिक समय लगता है, और साथ ही साथ में इसके टूटने से हार्मफुल मतलब हानिकारक पदार्थ ज्यादा बनते हैं। इस कारण से इसे मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में नहीं माना जाता। मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किसको माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। अब आप ये तो आपने समझा कार्बोहाइड्रेट की पृष्ठभूमि कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब अपन चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखें अगर, तो ये मेनली जो है ना 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सबसे पहला जो टाइप है इनका वो है मोनोसैकेराइड। दूसरा जो होता है वो है ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा जो है वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले देखो मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं बेटा? मोनोसैकेराइड ये ना सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब ये होते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ये बहुत ही सरलतम, सबसे सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। इनमें जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सेम किस अनुपात में पाए जाते हैं? 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और साथ ही साथ में
ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं बेटा, इनमें कार्बन की संख्या जो है, इनमें कार्बन की संख्या जो है ना, वो कितनी पाई जाती है, 3 से लेकर के 7 पाई जाती है। कहने का मतलब ये 3 से लेकर 7 कार्बन के बने हो सकते हैं। कौन? मोनोसेकेराइड। मतलब ये समझ लो कि ये है मोनोसेकेराइड, तो ये मोनोसेकेराइड जो हो उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं, 3 से लेकर के 7 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ओलिगोसेकेराइड क्या है? ये जो है ये बना होता है मोनोसेकेराइड से। ये काय से बने होते हैं? मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। कहने का मतलब 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड के मिलने से जो चीज बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये हो गए, ये क्या हो गए? ये हो गए मोनोसेकेराइड। अब इनको हमने जोड़ दिया, ये जुड़ गए ऐसे, ये मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ गए, तो ये जो संरचना बनी है ना, इस संरचना को ही क्या कहेंगे हम? ओलिगोसेकेराइड। लेकिन बात ये उठती है कि सर ये एक मोनोसेकेराइड है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड, ये इससे जुड़ रहा है, तो एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से जुड़ेगा, तो जुड़ने के लिए इनके बीच में कोई ना कोई फेविकॉल, कोई गोंद तो लगती होगी। बिल्कुल लगती है। इनके बीच में एक प्रकार का बंध बनता है और उस बंध को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये रहे ओलिगोसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें मोर देन 10, मतलब 10 से प्लस, है ना, 10 से ज्यादा क्या पाए जाते हैं? मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि आप सब जानते हो कि पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में, और स्टार्च एक क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये बात रही। हमको मुख्यतः समझना था अभी क्या? मोनोसेकेराइड को। मोनोसेकेराइड क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और ये इनका एक जो कण है वो 3 से 7 कार्बन का बना होता है। अब इस हिसाब से अपन अगर कुछ सूत्र बनाए, जैसे कि कार्बन की संख्या अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे, और ऑक्सीजन कितने होंगे भैया? 3 होंगे। ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? चूंकि इसमें कार्बन 3 है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रायोज शर्करा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रायोज शर्करा। ओके, 3 कार्बन के कारण। ठीक है। उसके बाद में अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। चूंकि इसमें कार्बन 4 है इसलिए इसे कहा जाएगा टेट्रोज शर्करा। टेट्रोज शर्करा। ठीक है, टेट्रोज शुगर कहेंगे। और अगर कार्बन 5 है तो 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे भैया? 10 होंगे, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 5 ही होंगे। चूंकि इसमें कार्बन 5 है तो इसे कहा जाएगा क्या भैया? इसे कहा जाएगा पेंटोज शर्करा। तो ये होती है पेंटोज शर्करा, एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जिसमें 5 कार्बन होते हैं। समझ गए? और इन दो पेंटोज शर्करा है ना, इसके उदाहरण 2 हैं। मतलब उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे काम के 2 हैं। पहला कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा राइबोज शर्करा। ये भी 5 कार्बन वाली शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है। और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये भी 5 कार्बन वाली शुगर है। समझ गए ना? ठीक है। लेकिन राइबोज शुगर का उपयोग हम, तो अगर आपको आरएनए बनाना है तो उस टाइम पे आप कौन सी शुगर का उपयोग करते हो? राइबोज शुगर का। और अगर आपको डीएनए बनाना है तो उस टाइम पे आप कौन सी शुगर का उपयोग करते हो? डीऑक्सी राइबोज शुगर का उपयोग करते हो। चूंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर लगती है, इसी कारण से तो डीएनए का नाम क्या पड़ता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पड़ता है। तो ये आपको समझ में आएगा कि पेंटोज शुगर होती क्या है। अब अपन इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या देख रहे हैं अपन लोग? स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक, ध्यान से समझना। पेंटोज शुगर को बनाने के लिए आपको सबसे पहली बात तो पता है कि भैया इसके लिए हमको कितने कार्बन चाहिए रहेंगे? 5 कार्बन तो चाहिए रहेंगे। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन है? 5, तो 5 बना लो। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए बेटा? 5 कार्बन हो गए। पहले कार्बन में ना इस तरीके का ग्रुप जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H। और अगर आप याद करो
तो आप जानते हो कि ये अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये CHO है और CHO को कौन सा क्रियात्मक समूह कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं रे? और CHO को कौन सा क्रियात्मक समूह कहते हैं? एल्डिहाइड। कहने का मतलब तो आपको ध्यान ये रखना है कि पेंटोस शुगर के पहले कार्बन पर कौन सा क्रियात्मक ग्रुप होता है? पहले कार्बन पर एल्डिहाइड। ठीक है, बाकी जो अन्य कार्बन है उनमें क्या होता है? एक तरफ OH और एक तरफ H, एक तरफ OH एक तरफ H, यहां भी OH, यहां भी H, यहां OH, यहां H और यहां भी H। ध्यान ये रखना है कि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड फिक्स होने चाहिए। जो 5 बॉन्ड बनाता है कार्बन के वो नर्क में जाता है, ध्यान रखना, 5 बॉन्ड कभी मत बनाना। ठीक है, तो देख लो यहां 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, सबके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये रहता है, ये पेंटोस शुगर का क्या है? स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो है ना, ये है रेखीय स्ट्रक्चर। रेखीय मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर। और हमें इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। हमको जो है ना पेंटोस शुगर का कौन सा स्ट्रक्चर जानना है? रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? रिंग स्ट्रक्चर। तो हम उसको जान लेते हैं। देखो अब इसकी रिंग कैसे बनती, जरा ध्यान से समझना। ये पहला कार्बन है ना, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इस चौथे कार्बन को पहले कार्बन से बहुत ही जबरदस्त इश्क हो जाता है, एक लाल इश्क हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये लाल इश्क गुलाल इश्क गाना गाने लगता है ये। तो ये क्या करता है कि ये इसके सामने प्रपोजल रखता है कि क्यों ना अपन दोनों शादी कर लें। लेकिन ये बोलता है कि भैया ऐसा है कि हमारे पहले ही से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, नो मोर, हमको और नहीं चाहिए। तो बोलता है, ये बोलता है डोंट वरी, आई हैव एन आइडिया। ये अपने OH को किसकी ओर भेजता है बेटा? कार्बन नंबर 1 की ओर। ये OH चला गया, इसका कार्बन नंबर 1 की ओर OH चला गया। ठीक है ना, ध्यान से समझना है। तो ये कार्बन नंबर 1 की ओर किसको भेजता है? OH को भेजता है। तो यहां से अब OH जो है वो खत्म हो जाएगा, ये इसका OH इधर चला गया है ना। अब होता क्या है, कार्बन नंबर 1 क्या करता है? अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में ब्रेक कर लेता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या होगा, जरा सा ध्यान से समझना। ऑक्सीजन के साथ में जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो क्या होता है? ये वाला बॉन्ड हो गया ब्रेक। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जिससे कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया, है ना। फिर होता क्या है, ये जो OH है ना, इसका बीच वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। यहां से ब्रेक डाउन हो गया और ये जो H है वो यहां से जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ गया कौन भैया? H जाकर के जुड़ गया। अब बचा कौन यहां पर? यहां से तो H चला गया, यहां पर ऑक्सीजन बस बचा। अब ये जो ऑक्सीजन है वो यहां से निकल करके इससे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता, अभी उसके एक ही बॉन्ड बने हैं। तो ये एक बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन से बना लेगा? ये वाले चौथे कार्बन से उसका एक और बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन एक रिंग में बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसकी रिंग बनती है। अब समझना कि ये बनता कैसे है। ठीक है, मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि हो कैसे रहा है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले हमें बनाना कैसे। तो देखो बीच में क्या है? ऑक्सीजन है, फिर उससे 4 कार्बन जुड़े हैं ना। देखो ऑक्सीजन से ये वाली ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 कार्बन कनेक्टेड है ना। तो 4 कार्बन बना लो। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गया भैया। ये बीच में कौन हो गया हमारा? ये बीच में हमारा प्यारा कौन हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये 5 कार्बन हो गए। अब जरा समझना, ये पहला कार्बन हो गया मान लो, तो इसको एक डंडा दो, डंडा में OH का झंडा दो, ये झंडा हो गया। ठीक, अब ये पहला कार्बन है, ध्यान रखना ये पहला कार्बन हो गया है ना। अब यहां पर भी और यहां पर सबको डंडा दे दो, दे दिए। अब देखो जरा, ये पहला कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन है। दूसरे कार्बन में आप देखो एक OH है और एक क्या है? H है। OH को बाहर लगाना, ये OH हो गया, ये इसके ये भाई साहब के पैर बन गए। ठीक है, ये भी OH हो गया, ये भी ये भाई साहब का पैर बन गया। यहां पर क्या आएगा? यहां H आएगा, यहां भी क्या जाएगा? H आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये तो हो गया कौन सा? दूसरा कार्बन। ये हो गया कौन सा? तीसरा। अब आ गए चौथे कार्बन पर। तुम लोग देखो चौथे कार्बन से क्या जुड़ा है? एक और कार्बन जुड़ा है ना। एक और कार्बन तो जुड़ा है, तो ये जोड़ दिया हमने इससे एक और कार्बन।
ये हो गया एक और कार्बन जोड़ दिए, और इस दूसरे कार्बन से मतलब इस 5वें कार्बन से क्या जुड़ा है, यहां से CH2OH जुड़ा है। तो यहां से क्या जोड़ना है, देखो यहां से जोड़ना है, इसको भी एक झंडा दो, दे दिए झंडा, यहां से क्या जोड़ दो, CH2OH। समझ में आया कि नहीं, जुड़ गया भैया, और यहां से क्या जोड़ दो, H जोड़ दो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यही क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। एक बार फिर से समझो, सबसे पहले ऑक्सीजन बनाए, फिर इससे 4 कार्बन के एक रिंग बना लिए। पहले कार्बन से एक तरफ H और दूसरे तरफ क्या कर दिए, OH। सब जगह डंडा दे दिए, ठीक है, OH का झंडा यहां लगा दिए, फिर यहां भी OH, यहां भी OH, जो खाली जगह है वहां पर HH जोड़ दिए। चौथे कार्बन पर क्या मामला करें, चौथे कार्बन से क्या जुड़ा है, CH2OH जुड़े। कहने का मतलब ये CH2OH हो गया, ठीक है, यहां पर कनेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, यहां पर ये ध्यान रखना कि ये जो चीज है ना, ये यही वाला कार्बन है। अब ये जो है, ये कौन सी चीज बनी, ये बनी राइबोस सुगर बना है। ये क्या है, राइबोस शर्करा है। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हम लोग ने, राइबोस सुगर का स्ट्रक्चर बनाया। अब हमें बनाना है, चूंकि ये तो राइबोस का हो गया, अब हमें डीऑक्सी राइबोस का बनाना है। किसका, डीऑक्सी का। डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर जब बनाओगे ना, तो बस डीऑक्सी का मतलब समझ गए तो आपको स्ट्रक्चर बन जाएगा। डीऑक्सी का मतलब यह है कि ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन का हटना ही तो क्या है, डीऑक्सी। डीऑक्सी वर्ड का मतलब है कि ऑक्सीजन का हटाना, समझ गए। तो आपको क्या करना है, दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा देना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक बार फिर से समझना, जिसको यहां समझ में नहीं आया होगा वो यहां समझिएगा। सबसे पहले क्या चाहिए हमको बेटा, सबसे पहले हमको चाहिए ऑक्सीजन, ये हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हमने 4 कार्बन की रिंग बनाना है, ये 1, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4, इनकी रिंग बना दिए, ठीक है। हर एक रिंग में डंडा लगाना है हमको, हर एक कार्बन से डंडा लगा देना है। ये 1 डंडा, ये 2 डंडा, ये 3 डंडा और ये 4 डंडा, समझ गए। ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। समझ में आया कि नहीं। अब पहले कार्बन पर देखो क्या करना है, पहले कार्बन पर हमें OH लगाना है, ये झंडा लगा दिए OH का। दूसरी तरफ क्या लगाना है, H। हर जगह पर यही करना है, लेकिन OH को बाहर के साइड लगाना। देखो यहां नीचे में बाहर OH लगा दिए, ठीक है, यहां क्या लगा दिए, H। यहां पर भी बाहर क्या लगा दिए, OH, है ना, और यहां पर क्या लगा दिए, H। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर चौथे कार्बन से ये एक और कार्बन जोड़े हमने, ये जुड़ गया एक कार्बन, और इससे क्या जोड़ देना है, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और 1 OH। कहां से जोड़े हैं, यहां से, देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 OH है, 2 हाइड्रोजन और 1 OH हो गया। और दूसरे तरफ क्या जोड़ देना है भैया, है ना, इस चौथे कार्बन से एक तरफ क्या जोड़ देना है, H, ठीक है। इस तरीके से ये बना स्ट्रक्चर। अब ये तो सेम यही बन गया ना, इसमें से आपको दूसरे कार्बन का क्या हटा देना है, ऑक्सीजन हटा देना है, ठीक है। दूसरे कार्बन का क्या हटा दिया, ऑक्सीजन, तो दूसरे कार्बन पर केवल क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन, और ये बन गया क्या, डीऑक्सीराइबोज सुगर बन चुकी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक तो ऑक्सीजन बनाए, 4 तो रिंग बनाए, हर जगह से डंडा दे दिए, बाहर बाहर OH, अंदर अंदर H, और ये बस चौथे कार्बन पर यहां क्या जोड़ना है, CH2OH, और एक तरफ H, बन करके रेडी हो जाएगा ये पेंटोज सुगर। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई बातें कि भैया पेंटोज सुगर कैसी होती है और क्या कैसा इसमें सिस्टम होता है, ठीक है। अब अपन अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं कि हमको बनाना था क्या, न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड मेरे भाई, तो देखो हम जान चुके हैं अब भी कि भैया न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन क्षार चाहिए रहेगा। तो नाइट्रोजन क्षार तो हमने समझ गए कि क्या क्या होता है। फिर इस नाइट्रोजन क्षार के साथ में हम किसको जोड़ेंगे, पेंटोज शर्करा को, ठीक है। तो पेंटोज शर्करा को कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा भैया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन दोनों को जब अपन कनेक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्या बनेगा भैया, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बन करके तैयार होगा। कैसे, इसको अगर अच्छे से स्ट्रक्चर्स बना करके समझ लें तो देखो ये पेंटोज सुगर है ना, पेंटोज सुगर का स्ट्रक्चर अब भी सीखे कि 1 ऑक्सीजन, फिर यहां से ऐसा हमने रिंग बनाए, ये बना लिए, रिंग बना लिए कि नहीं, ओके।
फिर यहां पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये हो गया पांचवा कार्बन। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब करना क्या है, हर एक जगह से OH जोड़ो और ये H जोड़ो, यहां से बाहर OH, अंदर H, अंदर H, बाहर OH। ठीक है। पांचवें कार्बन पर क्या रहता है, CH2OH रहता है, लगा दिए इसको। समझ में आया क्या नहीं? और यहां से किसको जोड़ दिए, H को जोड़ दिए। ये बन गई कौन, पेंटोज सुगर बन करके तैयार। ये क्या है बच्चे, ये है पेंटोज सुगर। ओके ब्रो। अब फिर इसके साथ में हमें क्या करना है, नाइट्रोजन क्षार को जोड़ना है। तो यहां का H को हटा देते हैं। नाइट्रोजन क्षार जोड़ने के लिए क्या होता है, पहले कार्बन का H हट जाता है और यहां से कौन जुड़ जाता है, नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है ना। और इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, इस पूरी संरचना को ही कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां तक आपने सीखा कि हम किस तरीके से बना सकते हैं किसको, न्यूक्लियोसाइड को। आगे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड से क्या बने, कैसे बन सकता है न्यूक्लियोटाइड, और फिर न्यूक्लियोटाइड से कैसे बनेगा DNA, है ना। और DNA का स्ट्रक्चर वास्तव में कैसा होगा, ये सारी चीजें हम जो है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही मेरे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ा सा भी टॉपिक समझ में आया है, तो कृपया करके इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना, चैनल को, और बस सपोर्ट करते रहो। बाकी मैं आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेकर के आऊंगा। आप हमारे चैनल में बिल्कुल ये सब चीजें फ्री है। बस समझो भाई, चैनल को जज मत करो, बस समझो चीजों को, है ना। इतनी बेहतरीन तरीके से आज की जो वीडियो है, आज आपने बस न्यूक्लियोसाइड तक की चीजें देखी है। इसके बाद अपन पूरी फुल डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन जब अपन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ तो अच्छा पढ़े हैं भाई, DNA को बहुत अच्छे से पढ़े हैं भाई, ऐसा लगेगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।